ओके जी, तो मिसलेनियस कंडीशन जो एक्सटर्नल केनाल की हैं वो पढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहले आ जाएगा इम्पैक्टेड वैक्स आ जाएगा, जिसको हम सिरोमन भी कह रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉमन कंडीशन अक्सर वक्त पेशेंट्स के साथ प्रेजेंट करता है। आपको पता होना चाहिए कि जो हमारी वैक्स है उसकी कंपोजिशन क्या होती है। उसके अंदर एक तो जो सीबम होता है जो कि फैटी एसिड्स हैं, जो हमारे कान के अंदर सिबेशियस ग्लैंड रिलीज कर रही होती है। दूसरा सिरोमनस फ्लूइड है जो कि लिपिड्स होंगे और उसके अंदर पिगमेंटेड ग्रैन्यूल्स भी पाए जाएंगे, जो कि हमारी सिरोमिनस ग्लैंड रिलीज करेगी। मैं आप लोगों को बताया ना, जो कार्टिलेजिनस पार्ट है हमारे एक्सटर्नल ईयर का, उसके अंदर सिरोमिनस ग्लैंड प्रेजेंट हैं, हेयर्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। वही सिरोमिनस ग्लैंड ये सिरोमिनस फ्लूइड रिलीज करेंगी और साथ में आगे हमारे हेयर्स आ जाएंगे, कार्टिलेजिनस पार्ट के हैं, ठीक है। और फिर डिस्क्रिमिनेटेड एपिथेलियल, आपको पता है जो हमारा एपिथेलियम में स्किन जो सारी है अंदर की, वो स्लफ भी होती है और न्यू भी बनती रहती है, ठीक है। वो सेल्स भी होंगे। कैराटीन आएगा जो हमारा अंदर से टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है वो रिलीज़ करेगा, या डीप मीटस है वो रिलीज़ करेगा। फिर डर्ट वगैरह जो बाहर से इन्वायरमेंट से जा रही है, ठीक है। ये सारे पार्टिकल्स मिलके जो स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं उसे हम वैक्स कह रहे होते हैं, जो हमारे एयर के अंदर प्रेजेंट होती है। और इसका फंक्शन ये होता है कि ना, ये हमें लुब्रिकेशन प्रोवाइड कर रहा होता है। एक तो इसकी एसिडिक पीएच होती है, ठीक है, मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म उनसे बचाएगा, अगर कुछ चल जाता है बैक्टीरिया वगैरह चला जाता है, ठीक है, उससे बचा देगा हमें। बैक्टीरिया स्टेटिक है मतलब बैक्टीरिया को किल करेगा, और फंजी स्टेटिक है मतलब फंगस को भी किल कर देगा। और जो हमारी सिबेशियस ग्लैंड है और सिरोमनस ग्लैंड है, ये एक तरह की ना मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स हैं, जो कि अपनी सिक्रीशन हमारे हेयर फॉलिकल के अंदर रिलीज करेंगे। हेयर फॉलिकल के अंदर सिक्रीशन जाएंगी, यहाँ से बाहर निकलेंगी और यही हेयर वगैरह टूटेंगे, यही सिक्रीशन होंगी, ठीक है। और साथ में जो एपिथेलियल सेल टूट रहे होंगे, केराटिन आ रहा होगा, डर्ट आ रहा होगा, ये मिलके एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, इसको हम वैक्स कह रहे हैं। कंपोजिशन समझ आ गई, ठीक है, फंक्शन उसके समझ आ गए। अब मसला मिसाल हमारे साथ क्या हो रहा होगा, क्या कॉज होगा कि जो वैक्स है वो हमारे कान के अंदर इम्पैक्ट हो जाएगी। नॉर्मली ने जो वैक्स बन रही है तो बिल्कुल थोड़ी सी अमाउंट में बन रही होती है हमारे कान के अंदर, और वो खुद ब खुद ड्राई आउट होती है। और जब हम मतलब मास्टिकेशन करते हैं, हमारे ये जा मूवमेंट होती है, तो खुद ब खुद ही छोटे मोटे क्रस्ट होते हैं हमारे कान के थ्रू ना बाहर आ जाते हैं मीटर से, ठीक है। लेकिन इम्पैक्टेड वैक्स का मसला ये चल रहा होगा कि आप लोगों को पता है कुछ लोग स्वेटिंग ज़्यादा करते हैं, जेनेटिकली कोज की वजह से उनकी जो स्वेट ग्लैंड होती हैं वो सिक्रीशन ज़्यादा रिलीज़ करती हैं, ठीक है। और आपको पता है कि जो हमारी सिबेशियस ग्लैंड है या फिर ये सिरोमनस ग्लैंड है, ठीक है, ये भी तो हमारी मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड है ना, तो ये भी सिक्रीशन ज़्यादा रिलीज़ करेंगी, ज़्यादा सिक्रीशन रिलीज़ करेंगी। एक्सेसिव सिक्रीशन होगी, एक तरह का प्लग बन जाएगा अंदर हमारे कान के अंदर। तो जब प्लग ड्राई आउट होगा या फिर कुछ देर तक रहेगा या पानी वगैरह साथ मिक्स होगा, तो एक तरह का बड़ा सा अंदर इम्पैक्टेड वैक्स बन जाएगा, ठीक है। एक कंडीशन ये हो जाएगी। दूसरी ये हो सकती है कि कुछ लोगों की, आपको पता है कि जो ये एक्सटर्नल ड्यूटी कनाल है ये नैरो हो सकती है, नैरो होगी तो इसके अंदर भी इम्पैक्ट मतलब ये वैक्स का फंसने का खतरा ज़्यादा होगा, ठीक है। दूसरा हो सकता है किसी के हेयर्स वगैरह स्टिफ हों, ये वाले हेयर्स बहुत मतलब एक तो मजबूत हों, मोटे हों, और दूसरे स्टिफ हों, और वो स्क्रीशंस को बाहर जाने ना दे, स्क्रीशन बाहर जाए ना और पीछे सारी की सारी वैक्स जमा होती रहे, तो तब भी वैक्स इम्पैक्ट हो सकती है। या फिर कुछ मतलब ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह हो सकती हैं। ऑब्स्ट्रक्शन मतलब जैसे कोई एक्सोस्टोसिस हो सकती है। एक्सोस्टोसिस का मतलब होता है कि कोई हमारी जो नीचे वाली बोन है ना, वही उसने ये रोड करके वो अंदर वाली साइड पे आई हुई है, उसने मसला मसाइल किया और रास्ता बंद किया हुआ है। तो जो हमारी पीछे वैक्स बन रही है, नॉर्मल जो वैक्स बन रही है वो बाहर निकल ही नहीं पा रही, तो उसकी वजह से हमारी वैक्स अंदर इम्पैक्टेड हो सकती है, ठीक है। तो ये हमारे सारे कोज होंगे इम्पैक्टेड वैक्स के। और उसके बाद हमारा सिम्टम्स क्या देखने को मिलेंगे। एक तो हमारी कंडक्टिव हेयरिंग लॉस होगी, मतलब पेशेंट बोलेगा मुझे कम सुन रहा है, क्योंकि उसके कान के अंदर आवाज़ ही नहीं जा पाएगी। आगे सारा रास्ता तो बंद है, आवाज़ क्या जाएगी, तो उसको हेयरिंग क्या होगी, ठीक है। उसके बाद उसको ये बोलेगा, कंप्लेन करेगा कि मेरा ना कान बंद बंद फील हो रहा है मुझे। और अगर वो जो इम्पैक्टेड वैक्स है वो हमारी अगर सामने बिल्कुल उसके प्रेजेंट है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के, तो टाइनाइटिस भी हो सकता है, कानों में घंटी बज सकती है, या फिर गिडीनेस होगी, मतलब चक्कर वगैरह आ सकते हैं। और उसके बाद रिफ्लेक्स कफ क्या चीज़ है। जब मैंने आप लोगों को नोट में पढ़ाई थी, मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हमारी ये अगर मीटर्स है हमारा, तो इसका जो पोस्टीरियर वाल है और जो इसका फ्लोर है, इसको सप्लाई कर रहा होगा हमारा ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ वेगस नर्व, ठीक है। अगर इसको हम स्क्रैच करेंगे तो इरिटेशन होगी, ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा और कफ आएगी हमें, क्योंकि आपको पता है वेगस नर्व वहाँ पे भी लंग्स को भी सप्लाई कर रही है और हमारे हार्ट को भी सप्लाई कर रही है। तो इसी केस के अंदर भी यही होगा कि अगर इम्पैक्टेड वैक्स थी कान के अंदर और पेशेंट नहाया है या फिर स्विमिंग वगैरह की है, पानी अंदर गया है और वो वैक्स फूल गई है, साइज में फूली है, तो वो इरिटेशन करेगी इस नर्व की, ठीक है, ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ वेगस नर्व की। तो हमें रिफ्लेक्स कफ भी देखने को मिल सकती है। फिर उसके बाद हमें अल्सरेशन भी हो जाएगी। अल्सरेशन क्यों हो सकती है, अगर बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग टर्म मतलब इम्पैक्टेड वैक्स रहती है, हम ट्रीटमेंट नहीं करते, तो जो वहाँ पे स्किन है उसकी अल्सरेशन हो सकती है। अल्सरेशन के बाद आपको पता है कि वहाँ पे ग्रैनुलोमा बन जाता है, ग्रैनुलोमेटस टिश्यू आ जाते हैं, एपिथेलियोइड सेल्स और जॉइंट सेल्स वगैरह, ठीक है। तो वहाँ पे आपको ग्रैनुलोमेटस टिश्यू भी देखने को मिल सकता है, जिसको हम कहेंगे ये वैक्स ग्रैनुलोमा हो गया, नेक्रोसिस भी हो गई है और वहाँ पे ग्रैनुलोमा भी प्रेजेंट है। उसके बाद हमारा ट्रीटमेंट आ जाएगा। ट्रीटमेंट में दो तरह की टेक्निक्स हैं। एक टेक्निक जो हम सिरिंजिंग के थ्रू करते हैं, दूसरा हम इंस्ट्रूमेंटल मैनिपुलेशन करते हैं। तो सिरिंजिंग वाला देख लेते हैं। सिरिंजिंग में हम क्या करेंगे कि ना, आपको पता है अगर ये हमारी इम्पैक्टेड वैक्स है, ये सामने हमारे कान के अंदर प्रेजेंट है, तो सिरिंजिंग केस हम सिरिंज लेके जाएंगे स्पिरली पोस्टीरियरली, ठीक है, और यहाँ पे हम
जो पानी वगैरह होगा ना, जो अपना बॉडी के टेम्परेचर का पानी होगा वो फेंकेंगे, पानी यहाँ पे एक्यूमुलेट होगा, पानी लेके उस वैक्स को बाहर फेंक देगा। नॉर्मली जो पानी होता है ना वो हमने पहले अच्छी तरह बॉयल करना होता है ताकि इसके अंदर जर्म्स वगैरह वो किल हो जाएं, ठीक है। उसको फिर बॉडी टेम्परेचर के मुताबिक कूल करना होता है। अगर ज़्यादा ठंडा होगा या ज़्यादा ही गर्म होगा तो वो हमारे लैम्बरिंथ को स्टिमुलेट कर सकता है, जिसकी वजह से चक्कर आ सकते हैं, वर्टिगो वगैरह हो सकता है, ठीक है। और दूसरा, अगर इस तरह हो गया वो जो इम्पैक्टेड वैक्स है वो बहुत बड़ी वैक्स है, ठीक है, आप बोलोगे ऊपर से या पोस्टीरियरली कोई रास्ता है ही नहीं कि हम सिरिंज गुजारें और पीछे पानी फेंके और ये वैक्स बाहर आ जाए, तो उसके लिए हमें पहले रास्ता बनाना पड़ेगा उसके अंदर, जो इम्पैक्टेड वैक्स है उसके अंदर रास्ता बनाओ आप, फिर सिरिंज डालो, फिर पानी डालो, वो खुद ब खुद ही बाहर आ जाएगी। और उसके बाद अच्छे तरीके से इंस्पेक्शन करनी है कि जब हमने इम्पैक्टेड वैक्स निकाली है क्या वहाँ पे कोई अल्सरेशन वगैरह तो नहीं है। अगर अल्सरेशन वगैरह है तो फिर आपको पता है कि एंटीबायोटिक्स ड्रॉप्स वगैरह देने होंगे, उसकी प्रॉपर केयर करनी होगी और अच्छे तरीके से चेक करना है, इंस्पेक्शन करनी है। और ये सारा प्रोसीजर करने से पहले ना आप लोगों ने एक दफ़ा हिस्ट्री लेनी पेशेंट की, क्योंकि इसको इन्फेक्शन वगैरह पहले तो नहीं चल रहा, वो ना हो कि ओटाइटिस मीडिया चल रहा हो और हम ऊपर से ये पानी वगैरह डाल दें और उसकी कंडीशन और भी सीवियर हो जाए, ठीक है। वो आपको पता है ओटाइटिस मीडिया में अंदर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन फटी होगी तो उसकी मिडिल एयर में पानी चला जाएगा। तो सारी हिस्ट्री लेके उसके बाद ही प्रोसीजर की तरफ जाना है। और उसके बाद हमारा आ जाएगा इंस्ट्रूमेंट मैनिपुलेशन आ जाएगी, जिसके अंदर हम एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे सिरोमन हुक कह रहे होते हैं या स्कूप कह रहे होते हैं या जॉब्सन हुक प्रोप कह रहे हैं, जो ऐसा दिखता होता है, उसकी आगे से हुक बनी होती है छोटी सी, ठीक है, ऐसे ना आगे वाली साइड पे हुक बनी है, आप डायग्राम में देख सक रहे होगे, ठीक है। ये जो हुक है ना इसकी मदद से हम वो उसको खींच लेते हैं इम्पैक्टेड वैक्स को। मिसाल के तौर पर अगर इम्पैक्टेड वैक्स ये हमारे सामने प्रेजेंट है, ठीक है, तो वो उसको ला के हमने हुक को डाल के इसको खींच लेना है। अगर तो इसके अंदर जगह ही नहीं है, पहले जगह बनाएंगे, फिर हुक लेके जाएंगे, फिर उसको खींचेंगे और बाहर निकाल लेंगे। अगर ऐसा हो गया जब हम हुक से निकाल रहे थे तो पूरा पीस निकला नहीं, छोटा मोटे पीस टूट के अंदर गिर गए हुए हैं, तो फिर हम दोबारा स्टिंजिंग करके छोटे मोटे पीस जो है पानी से निकाल लेंगे बाहर। और एक चीज़ का ख्याल रखना है कि ये जो प्रोसीजर है ना ये बंदा स्किल्ड बंदा ही करे, जो एक्सपीरियंस बंदा हो, जिसका पास मतलब अच्छा डॉक्टर हो वही करे, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जब हमने नोट में पढ़ी थी जो हमारी एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल थी वो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है कि आप सीधा आप हुक डालोगे बाहर निकालोगे, थोड़ी सी एस शेप्ड होती है, ठीक है। तो उस चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है और डॉक्टर अच्छी तरीके से देख के वो अपने मुताबिक निकालता है कि कैसे निकालनी, स्किल्ड डॉक्टर हो, एक्सपीरियंस डॉक्टर हो, ठीक है, वही ये प्रोसीजर पे जाए। दूसरा स्टिंजिंग वाला तो चलो आसान है, अगर आपको वैक्स नज़र आ रही कि ईजिली बाहर आ जाएगी पानी फेंकने से तो आप कर सकते हो, लेकिन जो ये वाली टेक्निक है ना ये कोई स्किल्ड बंदा ही करेगा। उसके बाद हमारे आ जाएंगे वैक्स सॉफ्टनर्स। वैक्स सॉफ्टनर्स मतलब क्या है कि अगर हमारी वैक्स इतनी ज़्यादा हार्ड है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्टेड हुई है, अंदर फंसी हुई है, ठीक है, तो स्रिंजिंग वगैरह नहीं करने बैठ जाना या उसी टाइम हमने उसका इंस्ट्रूमेंटल मैनिपुलेशन नहीं करने बैठ जानी। पहले हमने उसको जो पेशेंट को बोलना है कि इसको वैक्स को सॉफ्ट करने के लिए ये इंग्रेडिएंट्स आपको दे रहे हैं, ठीक है, आपने कान में 2-3 दफ़ा डाल लें दिन में। जब ये सॉफ्ट हो जाएगा तब उसको हम उसके थ्रू निकाल देंगे, स्रिंजिंग के थ्रू निकाल देंगे या इंस्ट्रूमेंटल मैनिपुलेशन के थ्रू निकाल देंगे। तो उनमें वैक्स सॉफ्टनर क्या आ जाएंगे, आप लोगों ने याद कर लेना, ये ज़्यादातर पूछा जाता है, जो 5% सोडियम बाइकार्बोनेट है, ठीक है, जिसके साथ हमें ग्लिसरीन और वाटर तीनों चीज़ें एक ही अमाउंट में डालनी है, ठीक है, कान में 2-3 कतरे दिन में डालते रहना है। जब वो सॉफ्ट हो जाएगी तो उसको हम निकाल लेंगे बाहर, ठीक है। फिर दूसरा हाइड्रोजन पेरोक्साइड आ जाता है, लिक्विड पैराफिन आ जाता है, या ऑलिव ऑयल वगैरह भी इस चीज़ को सॉफ्ट कर सकते हैं। वैक्स सॉफ्ट हो जाएगी उसको इजीली निकाल लेंगे। या पैराडाइक्लोरोबेंजीन जो कि 2% है, ये पहले यूज़ किया जाता था, ये कमर्शियल ड्रॉप्स हैं जो कि सिरोमनोलिटिक्स हैं, कि मतलब सिरोमन जो होगा उसको ना हम तोड़ फोड़ देंगे और वो इजीली बाहर आ जाएगा।